हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। देखिए, फिजिक्स की जो इंपॉर्टेंट क्लास है वो लेके आ चुका हूँ। और ये जो क्लास होने वाली है, ये जो नोट्स हैं फिजिक्स के, ये खान सर के नोट्स हैं। ठीक है, जो खान जीएस अपने जो खान सर हैं, ठीक है, उनका ये नोट्स हैं। तो मैं गारंटी लेता हूँ कि पूरा जो फिजिक्स आने वाला है ना, असिस्टेंट ऑपरेटर में, हेड ऑपरेटर में, वो यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, क्यों? अब देखो, इसको 1 घंटे की क्लास मेरी ये होने वाली है, तो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें मैं जो कंप्लीट है वो करने वाला हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो होगा मोशन। ठीक है, आज हम मोशन की बात करेंगे। मोशन से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे एग्जाम में, वो सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, मोशन की हम अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, देखिए, मोशन के बारे में। तो मोशन क्या है? जब किसी वस्तु के स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन को देखा जाता है तो उसे गति कहते हैं। आपने कई बार क्या देखा होगा कि आप ट्रेन में बैठे होते हो, ठीक है, और ट्रेन में क्या होता है कि ट्रेन अचानक से चलने लगती है और हमें हमें ये पता नहीं चलता कि मतलब पटरी पर अगर जैसे 2 ट्रेन खड़ी है ना, एक में आप बैठे हो और दूसरी तरफ खड़ी है, तो आप ये कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो कि हमारी ट्रेन चल रही है फिर दूसरी वाली ट्रेन चल रही है ना। तो अब इसका पता कैसे चलेगा कि कौन सी ट्रेन चल रही है? तो इसका पता चलेगा उस ट्रेन को आप स्थिर जगह पे खड़े हो जाओ, तब आपको पता चलेगा, वरना आप कन्फ्यूजन में रह जाओगे। तो उसे कहते हैं गति। जैसे आप एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और सामने से ट्रेन निकल के चलेगी, वो मोशन करके गई है। ठीक है, क्या है? मोशन करके गई है। तो इसी को क्या बोलते हैं? समय के सापेक्ष में परिवर्तन को देखा जाता है। तो वो परिवर्तन की जो दर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं, गति बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए दूरी क्या होती है। अब देखो, दूरी और मोशन ये और विस्थापन, इनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। मोशन मैंने आपको बता दिया। दूरी क्या होती है? जो 2 बिंदुओं के बीच की मैक्सिमम दूरी जो होती है, उसे मैक्सिमम जो दूरी होती है उसी को हम दूरी बोलते हैं। ठीक है, ये होती है 2 बिंदुओं के बीच की लंबाई जो होती है उसे दूरी बोलते हैं। और याद रखिएगा, जो दूरी होती है अदिश राशि होती है। कैसी होती है? दूरी एक अदिश राशि होती है। यह कभी भी शून्य नहीं हो सकती, याद रखिएगा। ठीक है, ये क्या हो सकती है? कभी भी शून्य नहीं हो सकती। समझ गए आप लोग? तो हमेशा कुछ ना कुछ दूरी होगी। अगर आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ दूरी तय करनी पड़ेगी। विस्थापन क्या होता है सर? तो विस्थापन होता है, देखिए, 2 बिंदुओं के बीच में सबसे कम लंबाई जो होती है ना, सबसे कम लंबाई, उसी को विस्थापन बोलते हैं। जबकि विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है और दूरी एक अदिश राशि है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब देखिए, जो दूरी होती है, इसका जो मात्रक होता है, बेसिकली वो मात्रक होता है इसका एल। मात्रक इसका मीटर होता है और इसकी जो विमा होती है वो एल होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो दूरी होती है, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर होता है। हम इसको मीटर में मापते हैं। ठीक है, और जो विमा होती है इसकी क्या होती है? एल इसकी क्या होती है? विमा। एल फुल लंबाई हम इसको मापते हैं। अब देखिए यहाँ पर, ये जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करती है तो उसके द्वारा तय की गई जो दूरी होती है ना, वो होती है d बराबर 2πr × n। ठीक है, देखो मतलब ये क्या है कि अगर वो वृत्तीय पथ पर घूम रही है, कहाँ घूम रही है? वृत्तीय पथ। वृत्तीय का मतलब समझ गए आप लोग कि ये जैसे गोल चक्कर है ना, इस पर घूम रही है, गोल चक्कर पे। तो आपको सबसे पहले वो क्या तय कर रही है? परिधि इसकी। तो परिधि कितनी होती है वृत्त की? 2πr होती है, प्लस कितने चक्कर उसने लगाए, तो n का मान क्या? चक्रों की संख्या है। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि एक वृत्तीय मार्ग पर गति करती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी मुझे बतानी है, तो आप लोग सिंपल क्या करोगे? उसकी परिधि ले लोगे आप 2πr, और उसने कितने चक्कर लगाए। अगर उसने 4 चक्कर लगाए तो उसके परिधि में 4 से गुणा कर दो। 5 चक्कर लगाए तो उसे 5 से गुणा कर दो। सिंपल आंसर आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल सर ने यहाँ पर समझाया भी है कि जैसे 4 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर कोई साइकिल जो है वो 20 चक्कर लगाती है। क्या लगाती है? 20 चक्कर लगाती है। ठीक है, तो 20 चक्कर लगाती है, इसका मतलब क्या? 20 जो है यहाँ पे क्या है? ये n का मान है, मतलब ये चक्रों की संख्या हो गई। तो यहाँ पे 2π। अब देखो r क्या है? अब जो वृत्त है ना, उसकी कुछ परिधि तो सॉरी त्रिज्या तो हो गई, व्यास तो होगा उसका कुछ ना कुछ। तो r का मान मैंने कितना रख दिया सर? यहाँ पे 4 रख दिया। और n का मान कितना रख दिया? 20। तो यहाँ पे 160π यहाँ पे करेक्ट आंसर हो मेरा हो गया। सिंपल है। तो यहाँ पे आप लोगों से न्यूमेरिकल पूछ सकता है। विस्थापन मैंने आपको भी ऊपर बताया भी था। विस्थापन क्या होता है? देखिए, विस्थापन होता है 2 बिंदुओं के बीच के में सबसे कम जो न्यूनतम दूरी होती है उसको विस्थापन बोलते हैं। और ये हमेशा एक दिशा में होती है। क्या होती है? हमेशा एक दिशा में होती है। मान लीजिए यहाँ से आपको इस पॉइंट तक जाना है। ठीक है, आपको देखिए मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। अगर आप लोग सपोज करें यहाँ से आप लोगों को इस पॉइंट के बीच में जाना है, तो एक रास्ता तो ये है, ये हो गया विस्थापन। ठीक है, और अगर ऐसे घूम के ये करके ये होगी दूरी। तो दूरी की कोई दिशा नहीं होती। विस्थापन की क्या होती है? क्या होती है? एक दिशा होती है। ठीक है, तो दिशा जिसमें होती है उसे विस्थापन बोलते हैं और जिसमें दिशा नहीं होती उसे दूरी बोलते हैं। सिंपल है। और देखिए, इसे हम क्या बोलते हैं? समझ लेते हैं। देखिए, डिस्प्लेसमेंट 2 बिंदुओं की बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम, कम से कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। और ये एक सदिश राशि होती है। सदिश का मतलब होता है स मतलब साथ में और दिश मतलब दिशा। तो जिसके साथ में दिशा होती है उसको हम सदिश राशि बोलते हैं। करेक्ट, समझ में आ गई बात? अब देखो, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये शून्य भी हो सकता है। तीनों कंडीशन यहाँ पे हो सकती है। पॉजिटिव कब होगा? जब आप दिशा मतलब जिस दिशा में आपको जाना है उसी दिशा में जाते हो। मतलब देखो, समझ लो इस तरीके से,
जैसे आपको एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, ठीक है। अब मान लो कि आप लोग अगर इसी दिशा में चल रहे हो दूसरे पॉइंट की तरफ, तो आप धनात्मक चल रहे हो, ठीक है। आप क्या चल रहे हो? धनात्मक चल रहे हो। अब ऋणात्मक कैसे चल सकते हो? ऋणात्मक आप ऐसे करके चल सकते हो, सपोज दैट कि एक बिंदु यहाँ पे और एक बिंदु यहाँ पे है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है कि इस तरीके से जा रहे हो, आप ऐसे करके जा रहे हो, ठीक है, ऐसे करके, ये ऐसे करके जब आप जाते हो तो ये क्या होता है मेरा, ठीक है, ये क्या होता, नहीं ऐसे नहीं गाइस, ऐसे करके एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु मेरा यहाँ पे है, ठीक है। तो एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु, तो आप दूरी तो यही हो गई इसकी, ठीक है। और धनात्मक मैंने बता दिया। ऋणात्मक कैसे होता है कि अगर मैं इधर जाता हूँ, किधर जाता हूँ, जिधर मेरी दूरी मैंने चली उधर नहीं जाता, दूसरी तरफ जाता हूँ, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम ऋणात्मक बोलते हैं। आगे एक एग्जांपल है, चित्र के माध्यम से आपको समझाऊंगा, ठीक है, थोड़ा सब्र करेंगे। देखो अब यहाँ पे आप समझो, एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो ये क्या होगी? उसकी चाल हो गई। क्या होगी उसकी चाल? एक गेंद की 40 मीटर की ऊंचाई पर फेंका जाता है, ठीक है। मैंने उसको ऊपर फेंका, आसमान में उछाला, तो उसके द्वारा तय की गई विस्थापन एवं दूरी का अनुपात ज्ञात करें। अब देखो दूरी क्या होती है, तो अब दूरी तो उसने ऐसे करके फेंक दी, ठीक है, ये क्या होगी? दूरी। अब ये बताओ मुझे दूरी, अब ये मैक्सिमम दूरी हो गई, मान लो यहाँ से मैंने गेंद उछाली तो ऊपर पहुँच गई। अब विस्थापन क्या होगा सर? विस्थापन भी तो यही होगा। विस्थापन ये क्यों होगा सर? आप दूसरा रास्ता थोड़ी निकाल सकते हो, गेंद को ऊपर जैसे गई तो नीचे वैसे तो आएगी, दूसरा रास्ता नहीं हो सकता। तो 40 ही उसकी दूरी हो गई और 40 ही उसका विस्थापन हो गया, तो टोटल मिला के उसका 80, ठीक है। तो टोटल मिला कितना हो जाएगा? अगर बात करेगा विस्थापन प्लस दूरी तो 80 हो जाएगी, लेकिन अगर अनुपात पूछेगा तो 40/40, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 आंसर आ जाएगा मेरा। समझ गए आप लोग? ठीक है, वेट गाइज। तो अब देखो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल है, इसमें थोड़ा ट्विस्ट क्या है कि 40 मीटर की ऊंचाई पर फेंका जाता है, उसके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन का अनुपात मुझे बताना है। देखो दूरी जो चली, पहले वो ऐसे गई गेंद, फिर वो ऐसे आई, तो ये दूरी कितनी हुई? 40 ये हो गई और 40 ये हो गई, तो 80 क्या हो गई? मेरी दूरी हो गई, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो मेरी डिस्टेंस होगी। विस्थापन क्या हो गया? देखिए विस्थापन इसका 0 क्यों होगा? आप लोग समझिए, यहाँ पे विस्थापन 0 है। 0 क्यों होगा सर? आपने इसी पॉइंट से गेंद फेंकी और इसी पॉइंट पर गेंद आ गई, ठीक है, इसी पॉइंट से गेंद फेंकी और इसी पॉइंट पर गेंद आ गई, तो अब बताओ विस्थापन कहाँ हुआ भाई? इसमें विस्थापन कुछ हुआ नहीं हुआ ना। तो विस्थापन हमेशा यहाँ पर क्या होगा? 0। अगर यहाँ पर आपने गेंद फेंकी, वहाँ से वापस वहीं पर आ गई, विस्थापन ये नहीं कहता तो वापस आए क्यों? तुम गए थे तो वापस आना ही नहीं तुम्हें, विस्थापन का मतलब तो ये है, ठीक है। तो विस्थापन 0 हो गया, तो यहाँ पर 0 ही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी चीज़ें। अगला देखिए, तो दूरी विस्थापन, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है दूरी कोमा विस्थापन बराबर हो सकते हैं, ठीक है। दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं, लेकिन दूरी विस्थापन से कम नहीं हो सकती, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि जो दूरी है ना वो विस्थापन से कभी भी कम नहीं हो सकती, क्योंकि दूरी जो होती है वो दो बिंदुओं के बीच में मैक्सिमम पॉइंट जो लंबाई जो होती है उसे दूरी बोलते हैं, लेकिन विस्थापन जो होता है वो कम से कम होता है। तो दूरी भाई कभी भी विस्थापन से कम नहीं हो सकती, ठीक है। तो दूरी हमेशा क्या होती है? बड़ी होती है, बराबर होती है विस्थापन के, तो बराबर भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, लेकिन छोटी नहीं हो सकती। जैसे एक व्यक्ति था जो ए था, ए यहाँ से चला 5 किलोमीटर, फिर अपने दाएं मुड़ा, ठीक है, कहाँ? अपने बाएं मुड़ा 16 किलोमीटर, फिर अपने दाएं मुड़ा 4 किलोमीटर, ठीक है, फिर अपने कहाँ पर मुड़ा? वो दाएं मुड़ा 16 किलोमीटर। तो उसने जो दूरी चली है टोटल 41 किलोमीटर दूरी चल गया वो। 5, 16, 21 और 4 कितने होते हैं? 25, 25 और 16 कितने हो गए? 41। तो 41 तो उसने दूरी चली, लेकिन वो विस्थापन कैसे चलेगा सर? सीधा आ जाएगा वो, तो उसे कोई मतलब नहीं रास्ते में घर आ रहा है, कुछ आ रहा है, अरे सब छोड़ो, हम तो सीधा जाएंगे बिल्कुल। ये एकदम इसमें यही तो गड़बड़ है विस्थापन में बस। अब मान लो यहाँ पे रास्ता नहीं है आपके सामने, ये तो कहता है बिल्कुल सीधे चलो। अब यहाँ पे मान लो किसी का घर है तो उसे तोड़ के थोड़ी जाओगे भाई, तो विस्थापन में यही समस्या है बस, ठीक है। तो ये हो गया इसका विस्थापन, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, मतलब 9, 5 ये और 4 ये, 9 किलोमीटर। देखो दूरी और विस्थापन क्या होते हैं? हमेशा समझ गए आप लोग कैसे होते हैं ये, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। देखिए तो आगे देखिए, हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। न्यूमेरिकल देखिए, पहले समझ लो आप कोणीय वेग क्या होता है, ठीक है। कोणीय वेग क्या होता है? तो कोणीय वेग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो कोणीय वेग क्या होता है कि किसी वृत्तीय पथ पर थीटा कोण घूमने में लगा समय कोणीय वेग कहलाता है। किसी वृत्तीय पथ पर थीटा कोण घूमने में लगा समय जो है वो वृत्तीय पथ कहलाता है, अर्थात थीटा कोण के दर को कोणीय वेग कहते हैं। अब देखो जैसे मान लो कि आप लोग यहाँ ए बिंदु से बिंदु बी पर आए, ठीक है, तो आपने कुछ ना कुछ आपको समय लगा होगा टी, ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों ने कुछ ना कुछ कोण भी बनाया होगा कि नहीं बनाया होगा भाई। अगर आप लोग यहाँ चले हो तो यहाँ भी तो चले हो, तो यहाँ पे आपने समय लगाया, यहाँ पर आपने कोण लगाया, तो ये जो होगा इसका कोणीय वेग होगा। क्या होगा इसका? कोणीय वेग। तो हमेशा हम किससे लिखते हैं? ओमेगा से लिखते हैं, याद रखिएगा किससे लिखते हैं? ओमेगा से लिखते हैं।
तो कोणीय वेग हमेशा ओमेगा होता है और हमने कोण कितना चला थीटा बटे में टी। तो कितना हमने कोण बनाया है, कितने समय में बनाया है, तो कोण बटे समय रख देते हैं हम, हमारा कोणीय वेग निकल करके आ जाता है। तो थीटा का मान देखो, अगर मैंने गोला बनाया, सर्कल बनाया, तो इसमें जो थीटा का मान होगा कितना होगा, 360 का होगा। आधा कर दिया सर तो 180 का होगा, लेकिन हमें तो पूरा गोला लेना है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, समय हमें इसने कुछ दिया नहीं है, तो ओमेगा बराबर 360 अपॉन टी। लेकिन 360 को सर हम यहाँ पे 2 पाई नहीं लिख सकते। ठीक है, क्या नहीं लिख सकते, 2 पाई, क्योंकि 2 और पाई का मान कितना होता है, 180। तो यहाँ पे क्या निकल के आया सर, 180 दूनी 360 ही होता है, तो ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी होता है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अब एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल देखो इंपॉर्टेंट है कि किसी घड़ी में के सेकंड वाली सुई तथा मिनट वाली सुई के कोणीय वेग का अनुपात ज्ञात करें। अब देखो किसी कोई घड़ी है, सेकंड वाली सुई और क्या है उसके यहाँ पे मुझे बताना है मिनट वाली सुई के कोणीय वेग का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, अब ये न्यूमेरिकल आप लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध। तो एक अब देखो रेखीय वेग और कोणीय वेग क्या होता है, तो v बराबर आर ओमेगा होता है। रेखीय वेग कितना होता है, v बराबर आर ओमेगा। ठीक है, तो v बराबर क्या होता है, आर ओमेगा होता है मेरा रेखीय वेग। रेखीय वेग का मतलब होता है जो रेखा पे चला है। रेखा पे आपने यहाँ पे देखो कुछ स्पीड से हमने यहाँ भी तो चला होगा। अब यहाँ की जो स्पीड होगी है ना, यहाँ पे ये जो आपने चला है ये रेखीय वेग हो गया, और यहाँ पे जो चला है ये आपने कोणीय वेग हो गया। तो इसमें संबंध क्या होगा सर, ये वाली त्रिज्या भी इसमें शामिल हो जाएगी, ये भी शामिल होगा और ये भी शामिल होगा। ठीक है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, आर ओमेगा, यहाँ पे हमारा रेखीय वेग हो जाता है। तो आप लोगों को फॉर्मूला याद रखिएगा। फॉर्मूला मैंने पहला आपको याद कराया है, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी। ठीक है, ओमेगा कोणीय वेग है, पाई यहाँ पर जो है थीटा है, याद रखिएगा। ठीक है, और टी हमारा यहाँ पे समय है। तो मिनट और घड़ी वाली सुई का न्यूमेरिकल आपको करना है। ठीक है, कोणीय वेग का आपको यहाँ पे अनुपात बताना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध v बराबर होगा आर ओमेगा। अब देखो न्यूमेरिकल देखो यहाँ पे 3 मीटर लंबी घड़ी के सेकंड वाली सुई का रेखीय वेग मुझे बताना है। 3 मीटर लंबी घड़ी है, तो देखो 3 मीटर किसका मान हो गया, आर का मान हो गया। क्यों, क्योंकि सर घड़ी यही तो होती है। अब मान लो बिंदु यहाँ पे है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर घड़ी की सुई हो गई है, तो इसकी दूरी कितनी दे रखी है, उन्होंने 3 दे रखी है। तो अब मुझे फॉर्मूले में रख दूंगा सर, मुझे क्या बताना है इसमें, रेखीय वेग बताना है। रेखीय वेग मतलब v, तो v बराबर आर का मान 3 हो गया। ओमेगा का मान कितना होता है, ओमेगा का मान होता है मेरा 2 पाई बाई टी। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या बताना होगा, रेखीय वेग ज्ञात करना था। तो अब देखो यहाँ पर अब समझ में आ गया ना न्यूमेरिकल कैसे करना है। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत अच्छे से करना है इसको आप लोग। ठीक है, अगला देखो, अगर आप लोगों से नहीं होता है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको करा दूंगा न्यूमेरिकल। अब देखिए समझते हैं चाल को, किससे समझते हैं हम यहाँ पे। अब देखिए चाल को समझ लेते हैं। चाल क्या होती है, देखो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, ये आप लोगों ने मैथ में ही पढ़ा होगा, चाल वाले चैप्टर में, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम में। तो चाल देखिए क्या होता है कि चाल एक अदिश राशि होती है, इसका जो मात्रक होता है मीटर पर सेकंड होता है, इसकी विमा LT - 1 होती है। ठीक है, LT - 1 इसकी क्या होती है, विमा होती है। अब देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय होता है कि आपने कितनी दूरी कितने समय में तय करी। ठीक है, आपने 10 किलोमीटर दूरी 5 मिनट में तय करी है, 5 घंटे में तय करी है, तो यही आपकी क्या है, चाल है भाई। ठीक है, यही क्या है, आपकी चाल है। तो चाल बराबर हमेशा याद रखिएगा दूरी बटे समय होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए बात कर लेते हैं वेग की। तो वेग और चाल में वो थोड़ा सा अंतर है। चाल जो होती है ये किसी भी दिशा में हो जाती है, अदिश होती है, और विस्थापन भी यही होता है। वेग जो होता है ये वेग भी यही होता है। तो वेग में हमेशा याद रखिएगा दिशा होती है, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो ये सदिश राशि होती है, विमा इसकी भी LT - 1 होती है। ठीक है, तो चाल में और वेग में कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है। चाल क्या होती है, दूरी बटे समय को हम चाल बोलते हैं। ठीक है, और ये हमेशा अदिश राशि होती है, इसमें कोई भी क्या होती है, दिशा नहीं होती। वेग जो होता है विस्थापन बटे समय होता है। विस्थापन मतलब क्या होता है मेरा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, चलिए सर अब देखो यहाँ पर वेग की अगर बात आई है तो वेग हमेशा 2 प्रकार के वेग होते हैं। एक प्रारंभिक वेग होता है मेरा, एक अंतिम वेग होता है। तो सर प्रारंभिक वेग जो होता है वो क्या होता है, देखो प्रारंभिक वेग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। क्या है, देखिए प्रारंभिक वेग जो है जिस वेग से वस्तु चलना प्रारंभ करती है उसे प्रारंभिक वेग कहते हैं। इसे यू से दिखाते हैं। अब देखो क्या आप कैसे पता करोगे कि मान लो मेरे सामने से बाइक गुजर के चलेगी, इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, है ना, ये आपसे दिमाग में आएगा ना। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल सुन लो। सपोज दैट कि आप स्टेशन पे खड़े हो, ठीक है, ट्रेन के स्टेशन पे खड़े हो, और आपके सामने से ट्रेन एक खड़ी हुई थी और आपके सामने उसने चलना शुरू करा। ध्यान से सुनना, आपके सामने उसने चलना शुरू करा, तो उसका प्रारंभिक वेग क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, उसका प्रारंभिक वेग 0 हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आपके सामने आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, एक ट्रेन आई और धड़ाक से आपके सामने से निकल के चली गई। ठीक है, आपके सामने से निकल करके वो चली गई धड़ाक से, एकदम आपको पता ही नहीं चला, तो उसका प्रारंभिक वेग वही हो गया जो उसकी स्पीड है। समझ गए आप लोग। ठीक है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तो उसका प्रारंभिक वेग हमेशा 0 होता है। तो मैंने आपको क्या बताया, 0 कब होगा, याद रखना, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है।
प्रारंभिक वेग 0 जब होगा जब कोई वस्तु आपके सामने से चलना शुरू करे। ठीक है, मान लो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक इमेज। क्या नेट कनेक्ट है इसमें? नहीं है, नेट थोड़ा डिस्कनेक्ट है, वरना आपको मैं भी गूगल पे ले जाके दिखाता। ठीक है, आपके सामने से मान लो आपने आप खड़े हो, आपके सामने एक बाइक खड़ी थी, वो अचानक उस पर बैठा हुआ जाके और चलना शुरू कर दिया उसने, तो वो क्या हो गया? वो उसका प्रारंभिक वेग 0 हो गया। ठीक है, क्योंकि आपके सामने चलना शुरू करी है। लेकिन अगर आपके सामने से गुजर के जाएगी तो उसका प्रारंभिक वेग वही होगा जो उसकी स्पीड होगी। अब देखो अंतिम वेग समझ लेते हैं सर। अंतिम वेग भी कुछ नहीं होता, ये क्या होता है कि ये होता है, देखिए यह किसी वस्तु के गति प्रारंभ होने के बाद के स्थिति को दर्शाता है। यदि कोई, देखो आगे समझते हैं, खान सर के नोट्स हैं। यदि कोई वस्तु रुक गई है तो उसका अंतिम वेग क्या होगा? 0 होगा। अब सपोज दैट आप खड़े हो प्लेटफॉर्म पे, आपके सामने एक ट्रेन आकर के रुक जाती है। ठीक है, आपके सामने एक ट्रेन आकर के रुक जाती है, आपसे पूछ ले सर इसका अंतिम वेग कितना होगा, है ना, इसका अंतिम वेग कितना होगा? तो ठीक बात है, अंतिम वेग इसका 0 होगा। क्यों? क्योंकि आपकी आंखों के सामने आके रुकी है। अगर आपकी आंखों के सामने आके रुकी है तो अंतिम वेग 0, आपकी आंखों के सामने चलना शुरू करा है तो प्रारंभिक वेग 0। ठीक है, और बाकी अगर आपको पता करना है कि सर इसका प्रारंभिक वेग है कितना, तो आपकी इसकी स्पीड नाप लो, अगर आपके सामने से झाड़ देने निकल के चलेगी तो। ठीक है, अब देखो सर, अब एक हम डाल लेते हैं सर यहाँ पे कि त्वरण क्या होता है। त्वरण आपने देखा होगा ना कि बाइक में हमारा एक्सीलेटर होता है, ले धड़ 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 आप मारते रहते हो, बार बार वो एकसार नहीं रखते हो बाइक। जब आप बाइक चलाते हो क्या आप एक्सीलेटर को अपने एकसार रखते हो? नहीं, आप कंडीशन के अनुसार चलाते हो। जैसे अगर ट्रैफिक कम है तो आप तेज़ हैंड देते हो उसको, तो गाड़ी तेज़ चलने लगती है। ट्रैफिक ज़्यादा है तो उसको कम कर दे तो गाड़ी धीरे चलने लगती है। तो यही एक्सेलरेशन होता है। मतलब जितना अपने वेग परिवर्तन की दर को आप त्वरण कहते हो। क्या कहते हो? वेग परिवर्तन की दर को आप त्वरण कहते हो। मतलब वेग में जितना परिवर्तन आप कर रहे हो ना, जैसे आपकी शुरू में चाल 20 थी, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, ये आपका एक्सेलरेशन तो है ही। ठीक है, यही क्या है? आपका त्वरण है। तो यही क्या है? आपका त्वरण हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, त्वरण जो होती है सदिश राशि होती है। क्यों? क्योंकि इसमें वेग आ गया। अब वेग में क्या होता है? विस्थापन होता है। ठीक है, वेग में क्या होता है? विस्थापन होता है। तो जहाँ विस्थापन है वो सदिश है, और जहाँ वेग है वो सदिश है, और जहाँ त्वरण है वो सदिश हो गई। इसका मात्रक कितना होगा? देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, क्योंकि वेग परिवर्तन। अब वेग का मात्रक कितना होता है? मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक हो जाता है। LT-2 इसकी क्या हो जाएगी? विमा हो जाएगी। किसकी? त्वरण की। समझ गए? ठीक है सर। उसके बाद देखिए, यदि चाल नियत है तो त्वरण जो होगा वो 0 होगा। मैंने आपको क्या बताया? अगर आपकी बाइक लगातार 40 पे चल रही है, 40 की स्पीड पे 40 ही चल रही है, मतलब वो आपने एक्सीलेटर को उसे बांध दिया 40 को, त्वरण क्या होगा वहाँ भाई? होगा ही नहीं कुछ। क्यों नहीं होगा? आप उसको चला ही नहीं रहे, ऐठ ही नहीं रहे, बस वो तो चलती रह रही है। तो त्वरण क्या होगा? वहाँ पे 0 होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपकी बाइक एक वृत्ताकार पथ पर चल रही है, ध्यान से सुनना, लेकिन अगर आपकी बाइक एक वृत्ताकार पथ पर चल रही है तो वहाँ पर वेग परिवर्तन होगा। समझे कि नहीं समझे? समझे। वहाँ पर क्या होगा? वेग परिवर्तन होगा। वृत्तीय पथ पर मतलब है कि गोल चक्कर पे अगर वो चल रही है तो उसका क्या होगा? वेग परिवर्तन होगा। ठीक है, जिसका कारण जो है वो त्वरण पाया जाता है। देखिए कि वृत्तीय पथ पर चाल नियत होने के बावजूद वेग परिवर्तन होता रहता है, इसका कारण त्वरण पाया जाता है। ठीक है, ये अपवाद है, इसको आप लोगों को याद रखना है। त्वरण बराबर कितना होता है? देखिए त्वरण को हम ए से लिखते हैं, और V-U/T, मतलब जो उसकी अंतिम चाल है माइनस प्रारंभिक चाल में से हम उसको घटा दो, आपको त्वरण निकल करके आ जाता है। ठीक है, मतलब आपको कैसे फाइंड करोगे त्वरण? मान लो आपने अपनी बाइक जो है वो 40 पे चला रहे थे, आप उसको अचानक से आपने 90 कर दी। ठीक है, आपने क्या कर दी? 90 कर दी। तो आप उसको अंतिम वाली में से 90 में से 40 घटा दो, 50 बटे कितना समय लगा, वही उसका क्या हो जाएगा? त्वरण हो जाएगा। है कि सिंपल? तो देखो त्वरण क्या होगा सर? त्वरण देखिए यहाँ पे कि मैं कह रहा हूँ कि सर एक वस्तु की जो चाल है वो 60 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 90 मीटर पर सेकंड हो जाती है, और 10 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, मतलब 60 से 90 होने में कितना समय लग गया? उसको 10 सेकंड का समय लग गया। तो सर उसका त्वरण बताना, तो सही 90 में से 60 घटाओ, 30 बटे 10, तो 3 क्या आ जाएगा? इसका त्वरण आ जाएगा। ठीक है, जब त्वरण वेग को बढ़ाता है, ठीक है, जब जो है वो त्वरण जो है वेग को बढ़ाता है तो स्थिति में वह धनात्मक होता है, उसे त्वरण कहते हैं। देखो अब मान लो कि आपने अपनी गाड़ी की स्पीड 40 से 90 की है, तो आपने त्वरण बढ़ाया है ना, तो वो पॉजिटिव ही तो होगा। लेकिन अगर आपने ब्रेकर की वजह से 40 से 30 कर दिया, रेस जो है वो 40 से 30 कर दिया, जो मीटर है हमारा, तो वो क्या हो? वहाँ पर निगेटिव हो जाएगा। जब आप बढ़ाते हो तो पॉजिटिव, घटाते हो तो निगेटिव। ठीक है ठीक है, अब देखिए जब त्वरण के कारण जो वेग घटता है ना, तो अब उसे बोलते हैं मंदन। ठीक है, मंदन उसे बोलते हैं। अगर आपने स्पीड अपनी बाइक की 40 से 20 कर दी तो आपने मंदन की, अपनी स्पीड बढ़ाई है तो
ठीक है, त्वरण हो ही रहा है, धनात्मक हो ही रहा है वो, समझ गए आप लोग। ठीक है, अब देखो गति से संबंधित यहाँ पे कुछ गैलीलियो के नियम हैं, आप उसको समझ लो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सर, ए जो है त्वरण को दिखाता है, टी समय को दिखाता है, एस जो है वो दूरी को दिखाता है, यू प्रारंभिक वेग, वी अंतिम वेग और एस टी वे समय में, क्या है, टी वे समय में। ठीक है, चलिएगा। तो सबसे पहला जो समीकरण है ये किसने दिए थे, ये गति के संबंधित है गैलीलियो ने। ये आपको याद रखने हैं, v बराबर यू टी प्लस ए टी, वी बराबर यू प्लस ए टी, यू वी बराबर यू प्लस ए टी, वी बराबर यू प्लस ए टी। आपको ये अभी लिख के देखने हैं, मैं वीडियो पोस्ट करूँगा। v बराबर यू प्लस ए टी, दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। ठीक है, तो v बराबर u प्लस ए टी पहला फॉर्मूला, v बराबर u प्लस ए टी पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला है सर v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, दूसरा फॉर्मूला क्या है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। चौथा फॉर्मूला है सर एस टी बराबर यू प्लस ए अपॉन 2 ब्रैकेट में 2t माइनस 1। ठीक है, तो चार फॉर्मूले हैं, चारों के चारों आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो पहला तो आपको याद हो ही गया होगा, v बराबर यू प्लस ए टी, दूसरा भी याद हो गया होगा, s बराबर कितना होता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा भी याद हो गया होगा, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो एस टी बराबर कितना होगा, एस टी बराबर होगा यू प्लस हाफ ए बाई 2 और 2t माइनस 1। ठीक है, तो चार फॉर्मूले हैं। अब देखो यहाँ पर इस पर न्यूमेरिकल देखते हैं सर। न्यूमेरिकल ये आपको सारे न्यूमेरिकल हमें करके दिखाने हैं। न्यूमेरिकल क्या है, देखिए कि एक वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है वो 8 है, तो प्रारंभिक वेग है तो सर u का मान इन्होंने दे दिया। यदि उस पर 3 मीटर पर सेकंड से त्वरण लगता है तो त्वरण मतलब a का मान भी इन्होंने दे दिया, तो u का मान मिल गया, a का मान मिल गया। 4 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा, तो 4 सेकंड उसने समय भी दे दिया, तो फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा। अब देखो ये अंतिम वेग पूछ रहा है, बाद का वेग, तो अंतिम वेग क्या होगा, तो v बराबर यू प्लस ए टी, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा। तो v बराबर क्या लगाओगे इसमें आप, u प्लस ए टी, इसमें आप फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। u का मान कितना रखोगे, यहाँ पे 8 रखोगे। ठीक है, और यहाँ पर a का मान कितना 3 और t का मान 4, तो 4 × 12 + 8 20, तो 20 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, उसका अंतिम वेग हो जाएगा। समझ गए आप लोग। ठीक है, तो आपको त्वरण भी तो लगाना है ना उस पर 3 मीटर पर सेकंड में। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का जो प्रारंभिक वेग वो 4 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब u का मान दे दिया। यदि उस पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण, अब देखो यहाँ पर त्वरण कितना दे दिया उन्होंने, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण दे दिया, तो 4 सेकंड बाद उसकी कितनी दूरी तय करेगा। अब देखो दूरी पूछी है इसने, तो s बराबर लगेगा, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 16 मीटर पर सेकंड है, तो 16 मीटर पर सेकंड है मतलब u का मान है। यदि उस पर 3 मीटर पर स्क्वायर का मंदन का मतलब है, देखो स्पीड उसकी इस टाइम घटेगी, तो माइनस में लेंगे इसको हम, तो कितनी दूरी तय करने के बाद वह रुक जाएगी, तो यहाँ पर भी दूरी मुझसे पूछी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें भी फॉर्मूला लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए कि एक वस्तु विराम से चलना प्रारंभ करती है, यदि उस पर 6 विराम से चलना प्रारंभ करती है, तो u का मान कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण लग रहा है, तो 10 सेकंड बाद चलेगी, दूरी मुझे बतानी है। ठीक है, तो ये भी आसान क्वेश्चन है, सबका मान तो मुझे पता है इसमें। ठीक है, तो न्यूमेरिकल है ये, तो न्यूमेरिकल की मैं अलग से वीडियो आपको बना के दे दूंगा, आप चिंता ना करें। ठीक है, चलो अब देखो आते हैं हम यहाँ पे अगला जो टॉपिक है। ठीक है, अगला एक न्यूमेरिकल हो रहा है, यहाँ पे उसको भी देख लेते हैं। ये कह रहे सर, एक वस्तु विराम से चलना प्रारंभ करती है, उस पर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण लग रहा है, तो पहला सेकंड, दूसरा सेकंड तथा तीसरा सेकंड में तय की गई दूरी मुझे यहाँ पे बतानी है, दूरी क्या होगी पहले सेकंड में। इसमें लास्ट वाला फॉर्मूला लगेगा, लास्ट वाला। ठीक है, लास्ट वाला जो था वो यूटी वाला, समझ गए। अब देखो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गति यहाँ पर क्या होती है, जब हम पृथ्वी की सतह को छोड़कर ऊपर हवा में गति करते हैं तो वह गति गुरुत्वाकर्षण के अधीन क्या आती है। अधीन का मतलब होता है सर विपरीत आती है। क्यों, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल हमें पृथ्वी की ओर खींच के रखता है, और जबकि हम कहाँ जाते हैं, विपरीत जाते हैं, ऊपर जाते हैं उसके। तो आग, इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे पेड़ ऊपर बढ़ते हैं आसमान की तरफ, तो वो भी गुरुत्वाकर्षण का विरोध करते हैं। आग जलती है, वो भी गुरुत्वाकर्षण का क्या करती है, विरोध करती है। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें तो इसका विरोध करती हैं। अब देखो गुरुत्व गति में गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या करता है, तो जी का मान जो होता है वो हमेशा याद रखिएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ग्रेविटी जो होती है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, जब हम पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर जाते हैं तो जी का मान जो है वो नेगेटिव होता है। तो मैंने बताया ना, जब ऊपर जाओगे तो घटेगा भाई, उसको बुरा लग रहा है यार, उसका विरोध कर रहे हो, तो वो उसको गुस्सा तो आएगा ना, नेगेटिव हो जाएगा वो। जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो जी का मान पॉजिटिव होता है, मतलब वो बढ़ता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, धनात्मक। इस स्थिति का समीकरण क्या होगा, देखो v बराबर यू प्लस जी टी होगा,
एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। बस आपको क्या करना है ना, हाफ ए टी, यहाँ पर आपको पहले ए कर रहे थे, ए मतलब त्वरण। अब यहाँ पे पहले हम त्वरण ले रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या लेंगे, हम ग्रेविटी लेंगे। तो यहाँ पर ग्रेविटी, यहाँ पर भी ग्रेविटी, यहाँ पर भी ग्रेविटी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ये न्यूमेरिकल हैं, जो न्यूमेरिकल मुझे करने हैं। जैसे एक वस्तु को किसी मीनार से नीचे गिराया जाता है, मीनार से नीचे आप गिरा रहे हो, तो भाई मीनार से नीचे गिरा रहे हो तो पॉजिटिव होगा, जी का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 4 मीटर पर सेकंड के वेग से वो आ रही है, तो सर ये किसका मान हो गया, जी का मान हो गया, है ना। 4 मीटर पर सेकंड के वेग से वो आ रही है, तो उसे 32 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। तो शुरू वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, v बराबर u प्लस क्या, जी टी। ठीक है, चलिए एक गेंद को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो 4 सेकंड के बाद कितनी ऊंचाई पर जी का मान 10 होगा। देखो एक वीडियो में अलग से बना रहा हूँ, इसके न्यूमेरिकल सारे के सारे सोल्व करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, अब जल्दी इस वीडियो के तुरंत बाद ही वो वीडियो हो जाएगी, सोल्व करके मैं आपको न्यूमेरिकल दे दूँगा, आप चिंता ना करें। ठीक है, तो आप अब देखो, अब यहाँ पे प्रक्षेप भी देख लेते हैं, जो मेरे प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसको देख लेते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन देखिए क्या होता है कि जब किसी वस्तु को धरातल के साथ किसी कोण पर फैलाया जाता है, किसी धरातल पर हम उसको फैला रहे कोण के साथ, ठीक है, कोण के साथ उसको फैलाया जाता है, तो उसकी गति को क्या बोलते हैं, प्रक्षेप्य गति बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन उसको बोलते हैं। जैसे धनुष, अब मान लो आपने धनुष है धरती पर उसको लिटाया, तो उसका जो कुछ ना कुछ एंगल बनाया, तोप कुछ ना कुछ एंगल बनाया, भाला कुछ ना कुछ उसने एंगल बनाया, तो ये चीज़ें हैं जो मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन करती हैं। तो याद रखिएगा कि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। परास क्या होता है सर, परास देखिए, परास जो होता है, रेंज क्या होती है, तो रेंज को हमें यहाँ पे याद रखना है कि प्रक्षेप्य के दौरान, मतलब जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसके दौरान वस्तु जितनी दूर पर जाकर गिरी हो उसे ही दूरी को रेंज कहा जाता है। मान लो आपने धनुष से क्या करा, ठीक है, आपने खड़े थे, यहाँ पे खड़े हो आपने, और आपने ऐसे करके भाला फेंका, आपने भाला फेंका तो यहाँ पे आके गिर गया, तो जो मोशन है ये कैसा हो गया, ये मेरा हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। कैसा मोशन हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन ये मेरा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी जो दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है, मतलब किस दूरी पर जाकर गिरता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, परास बोलते हैं। समझ गए, ठीक है। तो ये परास का फॉर्मूला होता क्या, परास को हम आर से लिखते हैं, आर बराबर होता है यू स्क्वायर, मतलब अपने प्रारंभिक वेग को अगर दोगुना कर दो, दुगनी स्पीड से तो मारोगे ना प्रारंभिक वेग, जब आप भाला फेंकोगे तो दुगनी स्पीड से मारोगे, तो यू स्क्वायर कर दो प्लस साइन 2 थीटा कर दो बटे जी कर दो। ठीक है, अधिकतम रेंज प्राप्त करने के लिए आपको 0 पॉइंट थीटा का जो मान है वो 45 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ज़्यादातर रेंज यहाँ पर अगर मैक्सिमम रेंज आपको प्राप्त करनी है तो थीटा का मान जो कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। एक माला को 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 30 डिग्री के कोण से फेंका जाता है, तो इसका रेंज मुझे बताना है। रेंज क्या होगा, देखो अब 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इसको फेंक रहे हैं हम लोग, 30 डिग्री का ये कोण बना रहे हैं, तो साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा मतलब साइन 60, साइन 60 का मान √3/2, जी का मान 10 रखना है, √3/2 नीचे जाएगा, नीचे 20 हो जाएगा, ऊपर 10 है, तो 10 दूनी 20, कुछ इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखिए, आगे चलते हैं सर। तो अब देखो यहाँ पर एक और न्यूमेरिकल, यहाँ पे अब देखो यहाँ पर अब उन्नयन कोण, मतलब जो फ्लाइट टाइम होता है, फ्लाइट टाइम मतलब प्रक्षेप्य गति के दौरान कोई वस्तु जितनी देर हवा में रहती है उस समय को उड्डयन काल कहते हैं। मान लो आपने भाला फेंका तो वो पृथ्वी पर गिरने से कुछ समय तो हवा में रहेगा ना, तो आप लोग याद रखिएगा सर प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, ये जो मेरा पथ होता है इसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। ठीक है, और जो यहाँ ये जो दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक गिरती है उसको दूरी को परास बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। रेंज का फॉर्मूला होता है आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे टी होता है ना, नीचे जी नहीं जी होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे कि अब जब वो कहाँ पर रहेगी, आकाश में रहेगा, वो इतने टाइम का रहेगा, आकाश में रहेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, टी बराबर मतलब समय पूछ रहा है ना, तो टी बराबर 2u sin थीटा अपॉन जी, 2u sin थीटा अपॉन जी। ठीक है, आकाश में रहने का समय। किसी वस्तु को 30 डिग्री कोण पर 60 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंकते कितनी देर हवा में रहेगा, न्यूमेरिकल करके देख लेना। महत्तम ऊंचाई की बात करते हैं सर। प्रक्षेप्य के दौरान प्राप्त की गई अधिकतम दूरी को महत्तम ऊंचाई कहते हैं। मतलब आपने जब भाला फेंका तो आपकी जो सबसे मैक्सिमम दूरी वो यही वाली तो होगी मैक्सिमम दूरी, तो इसी दूरी को हम क्या बोलते हैं, महत्तम ऊंचाई बोलते हैं। इसका फॉर्मूला हो गया h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, तो ये इसका एक न्यूमेरिकल हो गया और हमारा टॉपिक क्या हो जाए, यहाँ पर जो मोशन था वो खत्म हो गया। बस अब देखो मैं ये जो अगली वीडियो है इस ठीक है, अगली जो वीडियो होगी ना, इस वीडियो को मैं आपको PDF जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा और इसके जो न्यूमेरिकल है सारे के सारे उनको सारे को सोल्व भी करा दूंगा इसी वीडियो में, जो अगली वीडियो जो आने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलिए अगली मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।